अस्सलाम वालेकुम। हर कलिए टोल होता। ये आप जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पढ़ा था। तो हमने कहा था कि हम फोटोसिंथेसिस के जो रिक्वायर्ड नेसेसिटीज़ है उसको पहले डिस्कस करेंगे। उसी ज़मन में हमने रोल ऑफ लाइट और जो डिफरेंट पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो हम पढ़ चुके हैं। सही है। बाकी दो फैक्टर्स रहते हैं, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में अहम रोल है। तो उसको जो है वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप जो है वो तवज्जो से इसको सुने और समझने की कोशिश करें। ठीक है जी। ये रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक जो है वो ज़रूरी कंपाउंड है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो फोटोसिंथेसिस फिर नहीं हो सकता। ठीक है। ग्लूकोज जो है वो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्रोवाइड करता है ग्लूकोज के लिए। और जितनी भी जो है वो कंपाउंड्स डार्क रिएक्शन में बनते हैं तो वो सारे बैकबोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। सही है। तो एक बहुत अहम जो है वो कंपाउंड है फोटोसिंथेसिस के हवाले से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका रोल हम जानने की कोशिश करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फोटोसिंथेसिस। ये आप जानते हैं जी, जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स है तो उसमें जो कार्बन है वो उसका बैकबोन कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। सही है। कार्बन ये हम पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड द बैकबोन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन डाइऑक्साइड इज द सोर्स ऑफ कंपाउंड फॉर कार्बन फॉर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बार बार हम पढ़ चुके हैं। सही है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो फिर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना जो है वो नामुमकिन है जी। ठीक है। रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, वाटर का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? तो वाटर भी जो है वो बहुत अहम और इम्पोर्टेंट जो है वो कंपाउंड है। ये फोटोसिंथेसिस में जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। सही है। अगर वाटर ना हो तो फोटोसिंथेसिस का जो है वो होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सही है। जब फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसी हवाले से ये जो है इसका बहुत अहम रोल है। वाटर इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। सही है। और वाटर इज़ द सोर्स कंपाउंड फॉर हाइड्रोजन। हम जानते हैं हाइड्रोजन का सोर्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन उनका उसमें ज़्यादा जो है वो रेशो होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करता है? वो वाटर से आता है। हाइड्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम पढ़ चुके हैं। इट वाज थॉट प्रीवियसली दैट ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रिकॉल करें जनरल जो रिएक्शन हम फोटोसिंथेसिस का लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और उसे जो है C6H12O6 प्लस O2 बनता है। सही है। तो ये ऑक्सीजन जो है वाटर से आता है या कार्बन डाइऑक्साइड से आता है? तो ये पहले जो है ये इशू था, ये डिबेटेबल इशू था और इस पर जो है वो बाज़ मुख्तलिफ आथर्स का वो डिबेट था ना, साइंटिस्ट का। कुछ का ख्याल था कि ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व होता है। सही है। और कुछ इस ओपिनियन ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जो नील साइंटिस्ट था उन्होंने ये तजवीज़ दी कि नहीं ये भाई ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व नहीं होता बल्कि ये वाटर से आता है। ठीक है। लेकिन उसके लिए एविडेंसेस की ज़रूरत थी। हेल्स एक साइंटिस्ट था, उन्होंने नील्स का जो है वो आइडिया कन्फर्म किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है ये प्रूफ किया कि नहीं भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता बल्कि ये वाटर से होता है। उन्होंने क्या कहा? हेल्स ने कहा कि अगर आप क्लोरोफिल को आइसोलेट करें, ठीक है, प्लांट से या किसी एलगी से, और आप जो है उसको वाटर प्रोवाइड करें
और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल प्रोवाइड ना करे। कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय आप कोई सा दूसरा जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है वो प्रोवाइड करे, ठीक है, तब भी जो है ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होता है। ये फर्स्ट टाइम जो है वो हिल ने एक्सपेरिमेंट लिए ये साबित किया। हिल रिपोर्टेड दैट व्हेन लाइट इज प्रोवाइडेड टू आइसोलेटेड क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल को आपने आइसोलेट किया और लाइट प्रोवाइड कर दिया इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोवाइड नहीं है, सही है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर आप प्रोवाइड करते हैं एंड सम हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कोई दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर जिसमें ऑक्सीजन ना हो वो आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऑक्सीजन तब भी बनेगा, सही है। तो इससे क्या बात साबित होती है, तो ये बात साबित हो जाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, तो कहाँ से आया ये ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है ये वाटर से जो है ये इवॉल्व होता है, सही है। अदर साइंटिस्ट जो है फिर नील्स जो है वो हिल्स के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने आइसोटोप्स जो है इस्तेमाल करके जो है बिल्कुल ये बात जो है वो शक व शुबात से वो निकाल ली कि ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में जो इवॉल्व होता है ये कहाँ से आता है, वाटर से आता है, सही है। आइसोटोप उन्होंने के ऑक्सीजन के दो आइसोटोप उन्होंने इस्तेमाल किए, एक जो था वो एटॉमिक मास ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 था और दूसरा जो ऑक्सीजन एटॉमिक मास 18 था। तो ये 18 जो है वो आप जानते हैं हेवी है, ठीक है, उन्होंने ये दो आइसोटोप इस्तेमाल किए और जो है वो नील्स का जो नज़रिया था वो उससे उन्होंने कन्फर्म किया। किस तरह ये आप देख लें रिएक्शन में, ये फर्स्ट ग्रुप एलजी में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सही है, और हम जानते हैं इससे जो ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करते हैं तो इससे C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने जो वाटर में आइसोटोप लिया वाटर का, तो वो क्या था, वो 18 वाला था, एटॉमिक मास 18, सही है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो नॉर्मल ऑक्सीजन था 16 एटॉमिक मास वाला, सही है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उन्होंने दोनों जो है वो प्लांट को दिए और वो प्लांट ने जो है वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया और जाहिर सी बात है वहाँ ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन वहाँ बना फर्स्ट ग्रुप में ऑक्सीजन जो बना उन्होंने उनका जो है मुताला किया, तो वो कौन सा एटॉमिक मास वाला था, 18 वाला था, ठीक है। इससे क्या बात जाहिर होती है, जाहिर यही होता है कि 18 आपने आइसोटोप का कौन से कार्बन डाइऑक्साइड में इस्तेमाल किया है कि वाटर में था ना, तो 18 वाला जो ऑक्सीजन निकला तो इससे ये बात साबित हो जाती है ना कि ये वाटर वाला है, वाटर वाला ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर में हमने 18 वाला जो है एटॉमिक मास वाला ऑक्सीजन इस्तेमाल किया था और वही जो है वो इवॉल्व भी हुआ। तो ये बात साबित हो जाती है कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है तो वो कहाँ से आता है, वो वाटर स्प्लिट होता है और वहाँ से ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता। दूसरे ग्रुप में उन्होंने जो है ये बात उलट दी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो उन्होंने हेवी यूज़ किया, हेवी वाला यूज़ किया 18, और वाटर में जो है वो क्या किया, वो नॉर्मल ऑक्सीजन 16 वाला जो है वो ऑक्सीजन आइसोटोप उन्होंने इस्तेमाल किया और दोनों को जो है वो रिएक्शन कर नहीं दिया दोनों को, सही है। ग्लूकोज बना, ग्लूकोज C6H12O6 बना, सही है, यह भी ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजन उन्होंने जब देखा तो वो क्या था, 18 वाला था, ठीक है, और जो इवॉल्व होता है बाहर आता है फोटोसिंथेसिस से वो ऑक्सीजन जब उन्होंने मुतालिया किया उसको स्टडी किया तो वो क्या था, 16 वाला था, ठीक है। तो वैसे फिर ये बात कन्फर्म हो जाती है कि वाटर जो है कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आता है, वाटर से, क्योंकि ये देखिए ना इवॉल्व ऑक्सीजन 16 वाला है, वाटर में कौन सा ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है वो भी 16 है, ठीक है, और ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो 18 वाला आया है, ठीक है। तो 18 वाला आपने कहाँ इस्तेमाल किया था, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला 18 था, ठीक है। तो इससे बात ये कन्फर्म हो जाती है कि ये ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है वो कहाँ से आता है, वाटर से आता है। ऊपर आप इसको समझ गए होंगे, सही है। थोड़ा सा कोशिश करें, अगर आपको कोई मसला हो तो मुझसे फिर कांटेक्ट करें।
ये हम नेसेसिटी पढ़ चुके हैं जी। ये रोल ऑफ लाइट आपने पढ़ा, और उसके बाद रोल ऑफ जो है वो पिगमेंट्स था, और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ चुके हैं आप। इस तरह रोल ऑफ जो है वो आपने वाटर भी पढ़ा। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टेप्स इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, उसके मुतालिक जो है हम पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये 2 स्टेप्स में होता है। एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन को हेल्स रिएक्शन भी कहते हैं, हेल्स साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये इसको डिस्कवर किया था, सही है। और इसको जेड स्कीम भी कहते हैं, जेड स्कीम ज़िगज़ैग से वो निकला है, सही है। डार्क रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसका जो है वो डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? लाइट की मौजूदगी इसमें चाहिए है। एनर्जी जो है वो सनलाइट से लेते हैं ना, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जब बन जाती है तो वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ रात को होगा, रात को नहीं, दिन में भी हो सकता है, लेकिन इसको लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी से इंडिपेंडेंट है, केमिकल एनर्जी ये यूज़ करता है। अब स्टेप्स इन्वॉल्व है लाइट रिएक्शन में, तो वो हम पढ़ेंगे, और फिर जो है वो डार्क रिएक्शन के मुतालिक हम पढ़ेंगे। ये आप देख ले, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है लाइट रिएक्शन का। इसमें लाइट रिएक्शन में 2 फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। अच्छा, होता ये कहाँ? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो है आप स्ट्रक्चर जानते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, और उसके इंटीरियर को हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इंटीरियर में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिसको हम थैलाकाइड कहते हैं। और ये थैलाकाइड के मेम्ब्रेन में होता है ये प्रोसेस, ये सारा कुछ। तो ये फोटो सिस्टम से शुरू करते हैं। फोटो सिस्टम इसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं? 2 फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, सही है। अच्छा, फोटो सिस्टम क्या है? ये पिगमेंट से बना हुआ है, पिगमेंट का कम्प्लेक्स है। इसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी होते हैं, क्लोरोफिल बी भी होते हैं, ठीक है। इसमें कैरोटीन्स भी होते हैं, ज़ेंथोफिल्स भी होते हैं, वेरियस क्वांटिटी में ये होते हैं। इन्होंने यूनिट बनाया हुआ होता है, सही है। सारा जो है ये क्लोरोफिल ए अपना जो है वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल जो है वो अपना, क्लोरोफिल भी अपना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, कैरोटीनाइड अपना एब्जॉर्ब करते हैं, सही है। तो ये कम्प्लेक्स शक्ल में, यूनिट शक्ल में ये होता है। तो ये सारे इस कम्प्लेक्स को हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। ये कैरोटीनाइड जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर देते हैं, या क्लोरोफिल बी अपना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो है सारा एनर्जी सारी अपनी एनर्जी सारे पिगमेंट्स अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को देते हैं, सही है। क्लोरोफिल ए को जो है सारी एनर्जी जो है इकट्ठा हो जाती है। क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है फोटो सिस्टम 2 का। और ये सारे अदर जो पिगमेंट्स है, ये क्या है? ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है, लाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं क्लोरोफिल ए की। इसी तरह फोटो सिस्टम 1 है, वो भी जो है वो इन्हीं पिगमेंट से बना हुआ है। क्लोरोफिल ए होता है, हमें क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन ज़ेंथोफिल्स होते हैं वेरियस टाइप। कैरोटीन भी फिर जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, ज़ेंथोफिल मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, तो वो ग्रुप शक्ल में ये काम करते हैं। तो इस पिगमेंट कम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, सही है। और फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 की तरह ही है, वह भी जो है रिएक्शन सेंटर जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, और एक्सेसरी पिगमेंट अपना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके वो सारा का सारा क्लोरोफिल ए को देते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए के साथ जो है वो क्या, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जमा हो जाती है। ये इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ज़रा क्लोरोप्लास्ट के मुताबिक पढ़ते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट आप देख लीजिए, डबल मेम्ब्रेन है इस तरह, 1 मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन, और इंटीरियर में ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, ये थैलाकाइड्स है, थैलाकाइड्स, सही है। तो थैलाकाइड्स में ये सारा कुछ होता है। ये देखिए थैलाकाइड का मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर का जो है पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 अटैच होते हैं, सही है। दोनों मेम्ब्रेन में ये सारा लाइट रिएक्शन होता है।
आप आए, बेसिक जो है वो डायग्राम्स की तरफ आ जाए। यहाँ आप देख लें। अच्छा, होता क्या है जी, लाइट जो है वो सनलाइट पड़ता है क्लोरोफिल फोटो सिस्टम 2 पर भी और सिमल्टेनियसली फोटो सिस्टम 1 पर। पिगमेंट जो है सनलाइट से अपनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं और वो क्या होता है, वो क्लोरोफिल ए को अपनी एनर्जी देते हैं। तो क्लोरोफिल ए यह भी एनर्जी कलेक्ट करता है और यह भी एनर्जी कलेक्ट करता है। तो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो इतनी एनर्जी जमा हो जाती है कि क्लोरोफिल ए में जो सेंट्रल मैग्नीशियम है उनमें दो मैग्नीशियम में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में, वो एनर्जी मैग्नीशियम जो है वो ले लेता है और जो उसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी। तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हायर जो है वो एनर्जी जो हायर स्टेट एनर्जी स्टेट को वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लोअर शेल से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके हायर शेल्स तक में चले जाते हैं। हम जानते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो लोअर शेल से जो हायर शेल्स है वहाँ वो हो जाता है, हायर शेल में चला जाता है। हाई एनर्जी स्टेट जो है हायर एनर्जी स्टेट गेन करके, ठीक है। वहाँ से फिर वो 2 तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में जो है वो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करे वो हायर स्टेट में चला जाए तो वहाँ तो वो अनस्टेबल होता है ना। तो लोअर जो है स्टेबल अगेन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो उनको लोअर शेल्स में आना पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं, वो ये एनर्जी लॉस करेगा। तो 2 तरीके से वो एनर्जी लॉस करते हैं, हीट शिकल में करता है इलेक्ट्रॉन्स और लाइट शिकल में भी वो कर सकता है, ठीक है। तो उससे वो ज़ायद एनर्जी चली जाती है और वो वापस अपने लोअर शेल्स में आ जाता है। ये बात आप दोबारा फिर सुन लीजिए। ये पिगमेंट सिस्टम है, क्लोरोफिल है, लाइट इस पर पड़ती है, पिगमेंट्स अपने जो है वो मखसूस वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। अल्टीमेटली एनर्जी जो है सारी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास आ जाती है। क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोशन में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। सेम टू सेम जो है फोटो सिस्टम 1 में भी इसी तरीके से जो है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का मैग्नीशियम जो है वो उनके इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकल गए और जो है वो हायर स्टेट में पहुंच गए, सही है, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में। ये आप ज़रा इसके मुतालिक पढ़े। ये पिगमेंट फोटो सिस्टम 2 जो है इसको P680 भी हम कहते हैं। P680 680 क्या है, ये वेवलेंथ है, लाइट का वेवलेंथ है, सही है, माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इसी तरह ये फोटो सिस्टम 1 को P700, तो ये 700 तक जो है वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है और फोटो सिस्टम में वो 680 तक जो है वो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। आइए अपने जो है मुद्दा की तरफ आइए। जब ये हम पढ़ चुके हैं मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकल गए, हायर स्टेट में चले गए, तो वो इतना हायर वो चले जाते हैं कि फिर उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। वहाँ जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो मौजूद होता है, बिल्कुल जो है वो फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर चले गए, वहाँ क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम वाले इलेक्ट्रॉन। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है पहले ये इस्तेमाल होता था, इसका नेचर जो है वो मालूम नहीं था। अब ये रिसेंट स्टडी में इसका जो है नेचर मालूम हो गया कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर असल में ये क्या है, फेओफाइटिन है, फेओफाइटिन मॉलिक्यूल है। फेओफाइटिन में और क्लोरोफिल में क्या फ़र्क है, क्लोरोफिल से आप जब मैग्नीशियम निकाल लेते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से आप मैग्नीशियम निकाल लेते हैं तो रिजल्टेंट क्या बचता है, उसको हम फेओफाइटिन कहते हैं। तो ये असल में फेओफाइटिन है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो मैग्नीशियम वाले इलेक्ट्रॉन क्या हुए, वो फेओफाइटिन ने एक्सेप्ट कर लिए, सही है। अच्छा, फेओफाइटिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देता है तो फेओफाइटिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, सही है। फेओफाइटिन से लोअर जो है हायर एनर्जी हायर पोटेंशियल पर दूसरा कंपाउंड
पड़ा होता है, जिसको हम प्लास्टोक्विनोन कहते हैं, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। ए और तो ये क्या होता है, हाइयर जो है पोटेंशियल पर पड़ा होता है, फ्योफैटिन जो है लोअर पोटेंशियल पर पड़ा होता है। ये आप पोटेंशियल के मुतालिक में ज़रा सा मुझे ध्यान दें। इस तरह होता है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस में हम पढ़ते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एरिया है जहाँ आप चार्ज को पुट करते हैं तो वो क्या करता है, मूवमेंट शुरू कर देता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो एक फील्ड है जहाँ आप चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, मूवमेंट शुरू करता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में आप नेगेटिव चार्ज जो है डालते हैं तो वो क्या करेगा, वो लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब जो है मूवमेंट करेगा, ठीक है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस में आप पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो वो क्या करेगा, वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है मूवमेंट करेगा, सही है। ये बिल्कुल अपोजिट जो है उनका नेचर है, प्रॉपर्टी है, नेगेटिव चार्ज की और पॉजिटिव चार्ज की। तो यह बात हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये फ्यूफैटिन से प्लास्टोक्विनोन की तरफ की जानिब क्यों मूवमेंट करता है, क्योंकि फ्यूफैटिन जो है वो लोअर पोटेंशियल डिफरेंस पर पड़ा हुआ है, लोअर पोटेंशियल पर है, और प्लास्टोक्विनोन जो है वो हाइयर पोटेंशियल पर है। तो ये ये इलेक्ट्रॉन जो फ्यूफैटिन ने गेन किए हैं, ये क्या करेगा, ये प्लास्टोक्विनोन को देगा, सही है ना। और साथ साथ वो जो इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी सी एनर्जी भी वो हीट शिकल में जो है वो क्या करता है, लॉस करता है। तो वो लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की जानिब जो है वो बढ़ता है, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन जो है दो किस्म के हैं, प्लास्टोक्विनोन ए और प्लास्टोक्विनोन बी, ठीक है। अच्छा, ये प्लास्टोक्विनोन जो है, ये जो है प्लास्टोक्विनोन ए से बी हाइयर एनर्जी स्टेट पर पोटेंशियल पर जो है पड़ा है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोक्विनोन ए से बी की जानिब बढ़ेंगे, सही है। और प्लास्टोक्विनोन में जब ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो साथ ही यहाँ जो है साइटोक्रोम बी एफ जो है कम्प्लेक्स पड़ा होता है, साइटोक्रोम बी एफ कम्प्लेक्स जो प्लास्टोक्विनोन बी से भी हाइयर पोटेंशियल पर है, सही है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम बी एफ कम्प्लेक्स में चले आ जाते हैं। साइटोक्रोम बी एफ कम्प्लेक्स में यहाँ क्या होता है, एडीपी प्लस फास्फेट पड़ा होता है, और एंजाइम जो होते हैं एनर्जी नहीं होती, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनके लिए एडीपी प्लस फास्फेट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसी स्टेप पर जो है हमारे साथ क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। होपफुली आप इसको समझ रहे हैं, एडीपी प्लस फास्फेट होता है, एनर्जी नहीं होती। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्विनोन बी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके साइटोक्रोम बी एफ कम्प्लेक्स में एंटर हो जाते हैं। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के लिए, एडीपी प्लस फास्फेट के लिए। तो उससे क्या बन जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है। एटीपी जो है वो करेंसी है, बायोलॉजिकल करेंसी इसको कहा जाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल है जो मुख्तलिफ प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म में फिर इस्तेमाल होता है, ठीक है। यही दो इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम बी एफ कम्प्लेक्स से गुजर कर दूसरे कंपाउंड में चले जाते हैं, जो कि साइटोक्रोम बी एफ कम्प्लेक्स से भी हाइयर पोटेंशियल पर पड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टोसाइनिन कहते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन वो प्लास्टोसाइनिन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये सारे वही कंपाउंड्स है, फ्यूफैटिन, प्लास्टोक्विनोन ए, प्लास्टोक्विनोन बी, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, प्लास्टोसाइनिन। ये क्या है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यहाँ जो है जुदा जुदा हम इसको नहीं पढ़ सकते स्ट्रक्चर, तो फ़िलहाल आप इसको जब आप इस तरह समझिए कि सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सही है। किसी दूसरे लेक्चर या वीडियोस में हम फिर जुदा जुदा इनकी जो है वो स्ट्रक्चर वो हम डिस्कस कर लेंगे, सही है। ये दो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली प्लास्टोसाइनिन ने वो है वो गेन कर लिए, वो रिड्यूस हो गया, और साइटोक्रोम बी एफ जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। यही दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से होके क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 में एंटर होते हैं। और फोटो सिस्टम 1 में आपने पढ़ा कि वहाँ भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, और इसके मैग्नीशियम एलिमेंट ने
एटम ने जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, हायर स्टेट में वो चले गए हैं, तो वो डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन यही 2 इलेक्ट्रॉन प्लस से होके वो मैग्नीशियम एक्सेप्ट करता है, और ये मैग्नीशियम क्या हो जाता है, ये सेटिस्फाइड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। सही है। अच्छा जी, ये फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं वो कहाँ जाते हैं, तो वो भी मुख्तलिफ ऑक्सीजन कैरिंग मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन कैरिंग मालिक्यूल से होके और NADP मालिक्यूल तक आ जाते हैं। सही है। आप इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन ये हायर स्टेट गए हैं, हायर स्टेट में जो है मुंतकिल हुए हैं। सही है। वहाँ जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो ओल्ड लिटरेचर है ना, वो उसके मुताबिक हायर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो 2 इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 से निकल जाते हैं, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहाँ पड़ा हुआ है, और वो जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर स्टेट पर है, तो वो एक्सेप्ट कर देता है मैग्नीशियम से। सही है ना। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों कहते थे, कि नेचर उनका मालूम नहीं था, लेकिन अब जो है वो उसका जो है पता चल गया है कि ये क्या है, वो आयरन सल्फर प्रोटीन्स थे। रीसेंट जो है वो लिटरेचर में यहाँ 2 और कंपाउंड भी जो है वो डिस्कवर हुए हैं। एक जो है A0 और A1। ठीक है। तो A0 क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल M मॉलिक्यूल, और फाइलोक्विनिन दूसरा कंपाउंड है। ठीक है। और आयरन सल्फर प्रोटीन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पहले जो है वो क्लोरोफिल M मॉलिक्यूल, मॉडिफाइड क्लोरोफिल M मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है, उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है पेरोप्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करता है, और उससे जो है आयरन सल्फर प्रोटीन जो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन है वो एक्सेप्ट करते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन ये इलेक्ट्रॉन जो है फेरोडॉक्सिन को देते हैं, और फेरोडॉक्सिन जो है वो फ्लो प्रोटीन के ज़रिए NADP को जो है ये प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सही है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप समझिए, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस वजह से तो होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो आप अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो ये लोअर से हायर की जानिब बढ़ेगा। ठीक है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की जानिब बढ़ेगा। तो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है, क्लोरोफिल B इससे हायर पोटेंशियल पर है, आयरन सल्फर प्रोटीन इससे हायर पोटेंशियल पर है, फेरोडॉक्सिन जो है आयरन सल्फर प्रोटीन से हायर पोटेंशियल पर है, फ्लेव प्रोटीन फेरोडॉक्सिन से हाई पोटेंशियल पर है, और NADP जो है स्टिल जो है वो फ्लेव प्रोटीन से हाई पोटेंशियल पर वो पड़ा हुआ होता है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लोअर पोटेंशियल से वो बढ़ेंगे किस जानिब, हायर पोटेंशियल की जानिब। ठीक है। और हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वो NADP का है, तो वो सारा वो एक्सेप्ट करके NADP पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा ने, -2 चार्ज इस पर आ जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर देते हैं। सही है। होपफुली आप यहाँ तक इसको समझ गए होंगे। ये इस कंपाउंड में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये जो A0 है, A1 है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स है, ये क्या है, सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और मखसूस के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसी दूसरे वीडियोज़ में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक जो है आप सिर्फ ये नाम जहन में रख लें, तो यही जो है वो काफ़ी होगा। सही है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन जो है NADP यहाँ से, ये आप ज़रा जहन में रखिए, ये प्रोसेस सिमल्टेनियसली होता है। ठीक है। ये एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है वो इतना हमने मुबारक से काम किया है, लेकिन ये सिमल्टेनियसली होता है और सेकंड्स लगते हैं इसमें। सही है। तो इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन है वो NADP के पास आ गए, और फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए। तो फोटो सिस्टम 1 तो जो उसमें क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल था वो सेटिस्फाई हुआ। फोटो सिस्टम 2 सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करता है, वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है। वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, हम रोल ऑफ वाटर पढ़ते हैं, तो क्या लाइट रिएक्शन में वाटर इस्तेमाल होता है। ठीक है। फोटोलेज एंजाइम होता है, वो जो है वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, स्प्लिट करता है, उससे हाइड्रोजन आयंस निकालता है और एक ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन आयंस और एक ऑक्सीजन एटम। सही है। ये निकलते हैं, और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में जो मैग्नीशियम है फोटो सिस्टम 2 का, वो इसको एक्सेप्ट करता है, तो ये मैग्नीशियम सेटिस्फाइड हो गया। सही है, ऑक्सीजन जो है वो जो है बाहर निकल आता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाता है, इवॉल्व हो जाता है। सही है, ये 2 हाइड्रोजन आयन रह जाते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन आयन क्योंकि इनको बी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, NADP के पास आ जाते हैं। ठीक है, NADP आपने पढ़ा कि इस पर -2 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक्सेप्ट किए, -2 चार्ज इस पर आया हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम शेयर कर देते हैं, शेयर कर लेते हैं NADP के साथ। तो NADP से क्या बन जाता है, NADPH2 मॉलिक्यूल बन जाता है। NADPH2, यहाँ एक और H भी है जो कि आयन प्लस लिखते हैं हम, और हाइड्रोजन उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आप सुन लेना आप, NADP ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोटो सिस्टम से जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किए, -2 चार्ज आ गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन बने वाटर से, ऑक्सीजन बाहर निकला, तो ये 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, वो NADP से जो है इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं, और NADP से क्या बन जाता है, NADPH2 मॉलिक्यूल बन जाता है। सही है, तो ये NADPH2 मॉलिक्यूल क्या है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, और लाइट रिएक्शन आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो लाइट रिएक्शन का नेट गेन क्या है, एक ATP मॉलिक्यूल एनर्जी करेंसी है, और दूसरा एक NADPH2 मॉलिक्यूल। सही है ना, NADPH2 मॉलिक्यूल, ATP मॉलिक्यूल बना और NADPH2 मॉलिक्यूल बना। एक NADPH2 मॉलिक्यूल 3 ATP का बराबर है। एक NADPH2 मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी होती है, तो 3 ATP के बराबर इसमें एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर हम ATP की हिसाब से इसको पढ़ ले, तो ये 3 ATPs हुए, एक NADPH2 कितने ATP हुए, 3 ATP, और एक ATP मॉलिक्यूल ये है, तो नेट कितने ATP बने, 4 ATP बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 ATP, यही एनर्जी जो है वो लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई किस में, केमिकल एनर्जी में। कहते हैं ना एनर्जी जो है वो कन्वर्टेबल है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो मुंतकिल होती है। ठीक है, लैब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ चुके हैं, तो वो लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में। डार्क रिएक्शन को हम डायरेक्ट रिएक्शन क्यों कहते हैं, इस वजह से नहीं कहते कि वो सिर्फ रात को होता है, नहीं, बल्कि वो लाइट से इंडिपेंडेंट होता है। एनर्जी उसके लिए भी चाहिए है, लेकिन वो किस फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल करता है, केमिकल फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल करता है। ये ATP और ये NADPH2 मॉलिक्यूल बने ना, तो ये केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये फर्दर डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। सही है, तो लाइट अगर ना भी हो तो डार्क रिएक्शन हो सकता है, अगर हो भी तो डार्क रिएक्शन होता है, वो लाइट से जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो NADPH2 और ATP मॉलिक्यूल जो है एनर्जी इस मॉलिक्यूल से जो है वो हासिल करता है। ठीक है, होपफुली आप इसको समझ चुके होंगे। आप जो है ज़रा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अच्छा जी, सिंथेसिस ऑफ ATP को जो हम क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ ATP फॉर्मेशन होता है ना, ATP प्लस फॉस्फेट, उससे क्या बनता है, ATP बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन। सही है, ये जो लाइट रिएक्शन है इसको फोटोफास्फोराइलेशन भी हम कहते हैं। फोटोफास्फोराइलेशन का क्या मतलब है, ATP बना, लेकिन किस वजह से, किसकी मदद से बना, वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई है, उन्होंने ATP बनाया। तो इस ज़मन में हम ये फास्फोराइलेशन के साथ से आगे जो है हम फोटो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन। तो ये फोटोफास्फोराइलेशन जो हमने ये स्टेप्स पढ़ी, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, तो ये क्या है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन हम इसको क्यों कहते हैं, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकले और फोटो सिस्टम 1 से अपने इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए, और फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन NADPH2 ने गेन किए, और फोटो सिस्टम 2 के पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन आए। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें हुआ, लेकिन नॉन साइक्लिक हुआ। इसके जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वापस इसको रिसाइकिल नहीं हुए, बल्कि किसी और कंपाउंड ने ओ लिए। तो इस ज़मन में हम इसको क्या कहते हैं,
नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं, सही है ना। दूसरा इसका टाइप है वो साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन है। साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में यही फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होते हैं। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करता है, साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स और प्लाटोसाइनिन और फोटो सिस्टम 1 में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, सही है ना। ये और फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेराडाक्सिन NADP और NADP2 में बनता है। अच्छा, साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में फ़र्क क्या है। लाइट इंटेंसिटी में कुछ फ़र्क होता है, तो ये फोटो सिस्टम 2 क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट नहीं होता, ये एक्टिवेट नहीं होता। सिर्फ फोटो सिस्टम 1 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। कोई एंजाइम्स में जो है डिस्टर्बेंस होती है या कोई लाइट इंटेंसिटीज़ में फ़र्क हो तो तब ये होता है, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 स्टिमुलेट हुआ तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल गई लाइट की मौजूदगी में, वो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो फेराडाक्सिन को देता है, सही है। बीच में वो स्टेप आपने पढ़े वो ज़रा खुद मुलाहिजा कीजिए। फेराडाक्सिन जब इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाते हैं तो बजाय ये कि वो NADP को अपने इलेक्ट्रॉन दे, वो साइटोक्रोम BF कम्प्लेक्स को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन हम पढ़ते हैं ना, हमने पढ़ा कि ना ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फेराडाक्सिन की तरफ आते हैं, सही है। तो फेराडाक्सिन क्या करता है, NADP को देता है। तो साइक्लिक में ऐसा नहीं होता, फेराडाक्सिन जो है NADP के बजाय ये क्या करता है, साइटोक्रोम B कम्प्लेक्स को ये प्रोवाइड करता है। साइटोक्रोम B कम्प्लेक्स से होके ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लाटोसाइनिन से होके फिर वो फोटो सिस्टम 1 में दाखिल होते हैं। तो ये फोटो सिस्टम 1 के अपने इलेक्ट्रॉन उनसे निकल जाते हैं और फिर थ्रू सीरीज ऑफ कंपाउंड जो है वापस उसको मिल जाते हैं। तो ये साइक्लिक क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, साइक्लिक, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ये साइटोक्रोम B कम्प्लेक्स में BF कम्प्लेक्स में हमने पढ़ा कि एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो बनता है, ठीक है ना। तो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेराडाक्सिन साइटोक्रोम BF कम्प्लेक्स और फिर प्लाटोसाइनिन वापस फोटो सिस्टम, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है और एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, बन जाता है, ठीक है, डूइंग सो, सही है। तो ये क्या है, ये साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये साइक्लिक एनर्जी वाइज जब हम बात करते हैं तो नॉन साइक्लिक बेस्ट है कि साइक्लिक बेस्ट है, ठीक है। तो आप इसका जो है मुझे जवाब फिर दीजिए, ठीक है। एनर्जी वाइज जो एफिशिएंट प्रोसेस है तो वो साइक्लिक बेस्ट है या नॉन साइक्लिक बेस्ट है, ये आप मुझे फिर व्हाट्सएप पर इसका मुझे जवाब दीजिए, सही है।